Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट क्या कुछ कहता है। एक इंसान जितना एक्सप्रेस कर सकता है उससे ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस कर सकता है। आप चाहे प्यार में हो या आप बहुत उदास हो, एक इंस्ट्रूमेंट अगर वो वायलिन हो तो आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं। तो हम जानते हैं वायलिन के एक्सपर्ट से ही कि वायलिन की क्या खासियत होती है। तो मिलेंगे आज हम संजीव राव जी से, द वायलिनिस्ट। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। भोपाल में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बार आ चुका हूँ पहले भी भोपाल, कुछ शोज़ किए थे यहाँ पे मैंने। ओके तो अच्छा लगता है यहाँ पर। सर, आज का जो शो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाउ डू यू एसोसिएट योरसेल्फ विद इट? वेल, विक्रमजीत जी जो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो मुझे फ़ोन किया कि ऐसा एक शो है और एहसास 2, तो उसमें कुछ सोलोज़ हैं, कुछ पार्ट्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल भी लेंगे और एक अलग तरीके के गाने हैं और उसको अलग तरीके से बजाना है, उसके म्यूज़िक को ध्यान में रखकर अगर हम खुद भी कुछ कर सकें उसमें। तो मुझे एक्साइटमेंट बहुत था कि यार एक सोलो परफॉर्मेंस होगा और गानों के अंदर बजाने का मौका मिलेगा। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। अच्छा लगा मुझे। जैसे जो इसका थीम है एहसास 2 का, रिश्ता वही सोच नहीं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? रिश्ता वही सोच नहीं। मेरा रिश्ता इस शो के साथ, एहसास 2 के साथ पहली बार जुड़ रहा है और सोच नहीं ये है कि म्यूज़िकली अगर देखा जाए तो गाने जो हम सुनते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, इतने बरसों से जो गाने अच्छे हुए हैं, उसके अंदर एक म्यूज़िकली एक अलग तरह का अप्रोच होगा। तो उस लिहाज से सोच नहीं कह सकते हैं। और ये मेरा पहली बार है इसमें, मेरा वायलिन बजाना, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैं नया सोचता हूँ उसको। सर, आप इतने बड़े कलाकार हैं, इतने फेमस वायलिनिस्ट हैं, तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम आपकी शुरू से बिगनिंग से एक जर्नी हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसे इसका इंस्पिरेशन मिला एंड हाउ यू मूव्ड ऑन एंड आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे? जो दो पार्ट हैं आपके सवाल के कि इतने बड़े वायलिनिस्ट या वैसा तो नहीं है। आ, और रही बात कैसे शुरू हुई, मेरे पिताजी वो वायलिनिस्ट रहे हैं, सुरेंद्र नाम था उनका नाम है। और उन्होंने वायलिन सीखा प्यारेलाल जी के पिताजी से। ओह हाँ, राम प्रसाद शर्मा जी। जी। और फिर उन्होंने वायलिन सीखा, फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, फिर रिकॉर्डिंग्स की। और उस वक्त रिकॉर्डिंग्स की जब लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग्स जैसे सिंगर और म्यूजिशियन सारे एक वक्त पे एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो भी होगा उसी वक्त होगा। तो जाहिर सी बात अच्छा ही करते थे। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो जब मैं थोड़ा बड़ा जब हो रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था वायलिन। तो या और वो लकीली जब मुझे उन्होंने हाथ में दिया था वायलिन की, ये तो वायलिन से होल्ड कर ऐसे, वो बात थोड़ी सी समझ में आ गई। तो बाद में ये लगा कि ये करना चाहिए। ये तो एक्साइटमेंट बहुत है उस चीज़ को लेकर। यस, आज भी है इतने वर्षों के बाद। तो सर, जैसे आपने जो कहा, इस हिसाब से मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं कि इज दिस गॉड गिफ्ट या फिर कि आप नर्चर कर सकते हैं ऐसी स्किल्स को? मेरे केस में एकदम गॉड गिफ्ट पूरी तरह से। हाँ हाँ, नर्चर बाद में आपको थोड़ा सा करना ही होगा, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इंस्ट्रूमेंट बजा देना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, जैसे मैं कभी भी एक बात कहता हूँ अपने दोस्तों के बीच में बैठ के, तो कभी कभी हंसते हैं वो लोग। मैं उनसे कहता हूँ कि आप प्लेन उड़ा लोगे एक बार, ठीक है, सीख लोगे क्या करना है, कॉकपिट में बैठाया जाएगा आपको, आप पूरी ट्रेनिंग लोगे, सब कुछ होगा। इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैं वायलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, अगर भगवान ने नहीं दिया ना आपको, तो नहीं होगा आपसे।
ओके। हाँ, वो कितना भी रियाज कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए, वो उसका देना बहुत ज़रूरी होता है वो। ये मैं इसको कैसे कहूँ और मुझे नहीं पता। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि गॉड गिफ्ट है कि नहीं है किसी बच्चे में? पता चल जाता है जैसे। जैसे आपको तो वो एक्सपोजर मिला वायलिन का, हाँ, म्यूजिक का, हाँ, बिकॉज योर फादर वाज दैट, बट देन जिसको ऐसा बैकग्राउंड नहीं है पर गॉड गिफ्ट है, तो वो कैसे डिस्कवर करे? वो जो भी तरीका होगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा। अच्छा। जैसे पेरेंट्स को पता चल जाता है, जैसे कोई आता है घर पे तो कैसे कहते हैं पेरेंट्स कि मेरा बेटा या मेरी बेटी स्केचिंग बहुत अच्छा करता है, ओके। यस यस। बेटा ज़रा बुक ला के बताओ। तो ये वही तरीका है, पता चल ही जाएगा, वो खुद ही बता देगा। ओके। तो जैसा कि सर आपने ये एक जिक्र किया था लाइव रिकॉर्डिंग का, तो जब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी वो ज़माने से लेके आज तक, आपको क्या चेंजेस लगता है? एंड इज मतलब हैज़ इट चेंज्ड फॉर बेटर और बैड? लाइव रिकॉर्डिंग, लकीली मैं लाइव रिकॉर्डिंग का लकीली हिस्सा रहा हूँ। या आई हैव सीन व्हाट अ लाइव रिकॉर्डिंग इज, एंड सिटिंग इन द फोर्थ रो प्लेइंग द वायलिन और ट्राइंग टू प्ले द वायलिन, तो वो मुझे पता है। अब जो चेंज आया हुआ है बुरा नहीं कहूँगा, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। पहले हम फ़ोन लगाते थे, वेट करते थे कि वापस से आएगा तो दूसरा नंबर डायल करूँगा। अब मोबाइल आ गया है, ठीक है, सो थिंग्स हैव चेंज्ड। एंड हाँ, तो अभी ज़रा कंफर्ट लेवल ज़्यादा बढ़ गया है हर चीज़ को लेकर, कि एक लाइन आपने गा दी और दूसरी लाइन ठीक नहीं आई तो इसको यहाँ से हम पंच कर देंगे। पंच इज़ अ टर्म दैट वी यूज़ व्हाइल वी रिकॉर्ड सॉन्ग, कि यहाँ से पंच करते हैं, और अगर सुर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ऑटो ट्यूनिंग एंड ऑल। ऑटो ट्यूनिंग, यस, जो कि आइडली किसी भी म्यूजिशियन या सिंगर को उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कि जैसे कभी हम बजाने जाते हैं कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है, वो कहते हैं संजीव यहाँ से पंच कर लेंगे, नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, लेट मी ट्राई, अगर पूरा होता है तो। नहीं तो वो बहुत कंफर्टेबल चीज़ हो जाती है ना, उससे सब चीज़ चली जाती है, फिर आप उसमें रह जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। जी। तो सर ये एक इज वन ऑफ द रीजंस कि आजकल लता मंगेशकर, आशा जी जैसे नहीं सिंगर्स, बिकॉज एवरीबडी इज सिंगिंग, मतलब इवन द पर्सन हु इज नॉट हैविंग दैट बैकग्राउंड या जिन्होंने वो ग्रामर नहीं सीखा है, दे आर आल्सो सिंगिंग, इवन द एक्टर्स आर सिंगिंग। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपने दो नाम लिए हैं, वो नाम वो नाम को हम नहीं बात करते हैं, ओके। उनका नाम नहीं ले सकते हैं। तो रही बात गाने की, हाँ, गाना गाने का सबको शौक होता है, गाना गाना चाहिए। और अगर जिसको भी लगता है कि वो गाना गाता है या गा सकता है, उसको गाना गाना चाहिए, स्टूडियो में जाना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए और उसको फिर पेश कर देना चाहिए। ओके। दैट्स इट। बाकी तो जैसा मैंने कहा, आपने कहा ऑटो ट्यून, ठीक है। तो सर अच्छा सर, एक अंतर जो मुझे समझ में नहीं उतना आ पाया है कि जैसे जब भी कोई क्लासिकल सिंगर है, वेरी वेल ट्रेन्ड, सालों की मेहनत, तजुर्बा, रियाज, सब कुछ, एंड वो एकदम टेक्निकल सिंगिंग, है ना, पर वो क्लासिकल ही गाते हैं। एंड एक जिनका मान लीजिए कि अच्छा खासा ट्रेनिंग है, सब कुछ बढ़िया है, एंड दे आर इन फिल्म इंडस्ट्री, है ना, मतलब वो बॉलीवुड सॉन्ग गाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। एंड द वन हु इज़ लाइक वेरी टेक्निकली ट्रेन्ड और सब कुछ है, तो वाई दे आर नॉट उतना फेमस? जैसे आपने टर्म यूज कर लिया बॉलीवुड, इनकी इस चीज को सुनने वाले, इसका काम करने वाले अलग हैं। शास्त्रीय संगीत है या जो, वो एक अलग पहलू है संगीत का। उसके जानने वाले, उसका काम करने वाले, उसको सुनने वाले, उसको समझने वाले, वो अलग हैं। तो दोनों अपनी जगह पर बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। संगीत वही है, सात सुर वही है, सुर में आपको वहाँ भी गाना है, सुर में आपको यहाँ भी गाना है।
वहां भी अगर कोई वाद्य बजाएंगे तो आपको सुर में ही बजाना है, यहाँ पर भी बजाना है तो आपको सुर में। सुर वो नहीं है, सुर में रहना ही पड़ेगा, आपको रहना ही चाहिए। वेरएज बॉलीवुड की बात है, वो फिल्म्स को लेकर है, वो कमर्शियली बहुत ज्यादा अप्रोच होता है, वो ज्यादा उसकी तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है लोगों का, उसको ज्यादा प्रचार किया जाता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये शायद ऐसा है। ओके, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जब आप रिकॉर्डिंग करें, शुरू करें, तो आपका कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका होना चाहिए। बिकॉज मैंने जो जनरली देखा है कि जो सिंगर्स होते हैं एंड जब वो किसी और सिंगर को, अपकमिंग सिंगर को सुन रहे हैं, तो उनका हमेशा ये होता है कि आपने किससे सीखा, आप कितने घंटे रियाज करते हैं, या जो आपका लर्निंग पार्ट है। पर कई कुछ जगह मैंने ऐसे भी देखा है कि उनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, उनका कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं है, बट देन वो सुर में गाते हैं, सो दे आर लुक डाउन अपॉन। या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गा लेते हैं सुर में, जो कुदरती तौर पे गा लेते हैं, उनके अंदर है वो चीज करने की, तो वो कर लेते हैं। कोई सीख कर बहुत अच्छा करता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो नहीं सीख कर बहुत अच्छा करते हैं। तो दोनों अपनी जगह बात सही है। अच्छा। यस, सीखना बहुत जरूरी है। ओके। हाँ, और अगर आपको जैसे किशोर दा के बारे में कहते थे, जो मैं सुनता हूँ सीनियर म्यूजिशियन से, कहीं से नहीं सीखा था उन्होंने, कुछ नहीं, लेकिन देन दैट इज इट। वो नाम, उसके आगे क्या कहें। हाँ, कुछ नहीं कह सकते। गा देते थे गाना, कंपोजर गाना बताता था, वो गाना समझ लेते थे। गाना मैं जो इतनी रिकॉर्डिंग्स हम बजाते हैं और इतने सिंगर्स के साथ काम करते हैं, मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जब कंपोजर गाना बताता है, सिखाता है, इनका गाना समझना इतना विकसित होते हैं ना, ये इतने विकसित है ना कि गाने को समझ बहुत ज्यादा जल्दी लेते हैं। एक तो कंपोजर ने बताया कि गाने का ये अंग है, अब उस अंग को आपको निभाना है माइक के सामने, उसको बहुत जल्दी समझ लेते थे लोग। अच्छा। और पूरे गाने को बाकायदा गाते थे अपनी मार्किंग्स के साथ। उनके पेपर्स में, लिरिक्स के पेपर्स में मार्किंग्स होती थी कि इस जगह पर, इस शब्द पर मैं ये करने वाली हूं या करने वाला हूं, और वो उसको माइक के सामने करते थे वो लोग, जो कि मेहनत टास्क है, बहुत मुश्किल है। ओके। मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, और बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें इन्वॉल्व होता होगा। बहुत ज्यादा टाइम, कई दिनों तक रिहर्सल करते थे लोग। ओके। लता मंगेशकर जी आप जो कह रही हैं, आशा भोसले जी, रफी साहब, मुकेश जी, किशोर दा, मन्ना डे जी, जो भी सिंगर्स हैं, कुमार सानू जी, ये सब सिंगर्स, सोनू निगम जी, सब लोग जाते थे, सीखते थे गाना, समझते थे, उसके बाद माइक पे जाते थे, रिहर्सल करने के बाद समझते थे गाने को, और मेमोराइज कर लेते थे। गाना पूरा याद है इन्हें, पूरा गाना याद कर लेना बहुत मुश्किल है, उसकी बारीकियां समझना और फिर माइक पर जाना। और खैर अब तो डबिंग सिस्टम आ गया है, तो जैसा मैंने कहा कि हर एक डॉट भी पंच कर सकते हैं। मेरा नाम रिकॉर्ड कर दिया, संजीव राव है, संजीव राव, ऐसा हो गया। मतलब वो तो पूरा गाना गाते थे वो लोग। हाँ, सुर में और ताल में और सब कुछ था। पता चला वहां पे एक ही म्यूजिशियन का कुछ एक इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया तो वो पूरा फिर से। हाँ, ये होता ही है। लेकिन इसकी दूसरी तरह से इसकी बात अगर हम करें तो उस वक्त जो म्यूजिशियन थे और जो सिंगर्स जैसे, वो कभी ऐसी कोई गलती को अगर छुपा सकें तो उस वक्त छुपा देते थे वो लोग। अच्छा। पता नहीं चलने देते थे, अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड। बाकायदा किसी की आवाज आ गई या कुछ ऐसा गलत नोट लग गया हो किसी से, या कुछ हो गया हो, या ग्लास गिर गया हो, कुछ तो भी हो, लेकिन अगर वो मैनेजेबल है तो लोग मैनेज करते थे। इंटेलिजेंस टू सम अदर लेवल थे वो लोग। ओके। यस। सर पहले मतलब सारा की म्यूजिक भी बज रहा है, गा भी रहे हैं, वो सब एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ता था, और अब वो चीज अलग अलग हो जाती है। अभी तो मतलब जब गाने की शुरुआत होती है तो लिरिक्स के बाद सिंगर को बताया जाता है कि गाना है। फिर जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो
रिदम प्रोग्राम हुआ जाता है, उसके बाद गाने की रिक्वायरमेंट क्या है, भाई इस गाने में सितार चाहिए तो सितार प्लेयर को बुलाएंगे, फ्लूट चाहिए तो फ्लूटिस्ट को बुलाएंगे, गिटारिस्ट चाहिए, एकॉस्टिक गिटार, तो हर एक म्यूजिशियन आके डब करके चला जाता है। वो कैन्स पहनता है, हेडफोन्स पहनता है, ट्रैक को सुनता है, उसको बता दिया जाता है कि ये पीस आपका है, आपको ये बजाना है। और गाने की अगर गाना रिकॉर्ड कर लिया है सिंगर ने तो वो सुन लेगा, नहीं तो वो पीस बजा के चला जाएगा। तो कुछ नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन ये सारी बातों के बावजूद जब गाने बाहर आते हैं और अच्छी तर्ज जब बनती है तो वो पता चल जाती है कि गाना अच्छा है। हाँ, वो भी है जी। और सर, हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आप इतने, जो ये वायलिनिस्ट आप इतने मशहूर बने हैं, तो उसके पीछे क्या है? कहाँ से आपको बॉलीवुड में आपका सफ़र शुरू हुआ और आज मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, एंड क्या अप्स एंड डाउन देखे हैं आपने? अप्स एंड डाउन्स। मेरी उपलब्धि तो खैर कुछ नहीं कह सकता, हाँ जो है वो है। मैंने द ग्रेट आर डी बर्मन जी के साथ लाइव रिकॉर्डिंग देखी थी, काम किया था उसमें बैठकर। मतलब चौथे रो में बैठा था मैं और मैंने देखा था कि ये पंचमदा है और वो ज़माने के ग्रेट म्यूजिशियंस। 1942 लव स्टोरी फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तब मैं उस वक्त था उसके बाद काफ़ी कंपोजर्स अलग अलग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनके साथ काम किया। प्रेम ग्रंथ फिल्म आई थी, उसके अंदर रिकॉर्डिंग की। उस वक्त लता जी को डब करते हुए देखा था पहली बार मैंने, डबिंग करते हुए, कि तो देखा था कि ये लता मंगेशकर जी हैं, ये गाना गा रही हैं, यू नो। तो एक अद्भुत चीज़ जिसे कह ले आप, तो वो मेरे लिए वैसे था एक कि क्या मैं विटनेस कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत अच्छे कंपोजर्स जितने भी हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जगह पर इतने अरसे से काम कर पा रहा हूँ और मैंने लाइव रिकॉर्डिंग भी देखी, अब मैं डबिंग भी देख रहा हूँ, तो वैसा है। ओके। तो वायलिन बजाना, व्हाई इट इज़ सो टफ एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स? आप ज़रूर बोलेंगे कि अदर भी होते हैं, लेकिन मैं ये बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आई हैव खुद ट्राइड टू लर्न इट, बट देन मतलब इट्स लाइक पेनफुल पहले तो, है ना। मुझे जो लगता है जैसे हमने अगर सिंथेसाइजर बजाया, इट्स नॉट पेनफुल उतना, है ना, बट देन अ वायलिन इज लाइक आपको एक पोज बनाना है ना। एंड दूसरा थिंग, यू आर नॉट टचिंग द स्ट्रिंग बाय योर हैंड्स, देयर इज अ altogether another द बो, instrument, the bow, है ना। So and it is like what I found is it's very technical. तो क्या है उसका साइंस, उसको सीखने हाँ का? उसका साइंस, जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, बहुत सही है। उसका साइंस ये है कि इट्स अ ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट, फ्रेट्स नहीं है। पहली बात तो आपको यहाँ पर पकड़ना है, आपका एल्बो ऐसे आना चाहिए, आपको बो स्ट्रिंग पर रखना है, और स्ट्रिंग की दूरी एक दूसरे से बहुत कम होती है। जब आप एक स्ट्रिंग को दबाते हैं बो से और उसी को नोट बजाते हैं उस पर, तो दूसरे से आवाज नहीं आना, ओके, दूसरे पर नहीं लगना, ओके। वो समझ के परे। दूसरी चीज, अगर मैंने फर्ज कर लीजिए ए स्ट्रिंग का डी नोट बजाया, ये ठीक है, ओके, ये डी नोट मैंने बजाया ये इस फिंगर से, अगर ये फिंगर को मैं इससे, अगर ऐसे ये इससे ये हो जाती है ना, इससे ऐसे हो जाती है ना, तो मेरा सुर चेंज हो जाता है। ओके। तो ये इतना बारीक है। तो न वायलिन मुझे समझ में आया था, न मुझे कभी समझ में आएगा। ये वायलिन की व्याख्या मैं कर सकता हूं। इट इज वेरी ट्रिकी टू प्ले वायलिन। मुझे आज भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। ओके। हाँ, अगर एक चीज 10 बार भी बजाई है हमने, 11वीं बार बजवानी है ना उसको, तो सोचना पड़ता है कि अब ये लग जाए बराबर सुर, बस वो जगह पर जाना चाहिए। और उसमें जब टेक्निकल पैसेजेस आते हैं जहाँ पर फास्ट पीसेस होते हैं, वो और मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मुश्किल है। सो ना आया था समझ में, ना शायद कभी समझ में आएगा।
सर कितना साल का या कितना टाइम का फॉर्मल ट्रेनिंग उसके लिए जरूरी है टू बी लिटिल For परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ? a life is less. ओके 7 lives नहीं होगा, ओके किसी से भी नहीं होगा। जो भी म्यूजिशियंस दुनिया में हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वायलिन की बात नहीं करना है, वो अगर समझता है ना वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो ये बात वो समझ जाएगा जो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा नहीं होता है। आप कितना भी रियाज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको एक माइंड में एक चीज रहती है वाइल परफॉर्मेंस कि ये चीज ठीक आ जाए। अब आती है, मैं मना नहीं करता हूँ। वो जो बहुत ज़्यादा ग्रेट म्यूजिशियंस हैं, वो उस तरह के लेवल का उनका कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो अचीव करते हैं वो चीज़। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, या दूसरे उस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि टू कीप गोइंग कितने घंटे हमको रोज उसका वायलिन का रियाज करना पड़ता टू कीप गोइंग यू नीड टू बी पैशनेट। है? ओके इफ़ यू आर पैशनेट देन रियाज होगा। तो रियाज 15 मिनट का भी हो सकता है, बट इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपने 2 दिन नहीं बजाया ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं पहचानेगा। आपको लगेगा ये अलग हो गया इंस्ट्रूमेंट। अगर 2 दिन ना आपने 2 साल बजाया लगातार हर दिन, और 2 दिन आपने टेस्ट करने के लिए, फर्ज कर लीजिए टेस्ट करा आपने अपने आप को कि मैं 2 दिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊंगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा तीसरे दिन कि यार ये तो गया मेरे हाथ से। So it's वैसा है। that tough a sadhana. Oh yes, yes, मतलब the whole life, and it will not come to you. Okay. To you as in it doesn't come. It's, सर मैं यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको बहुत स्टूपिड लगेगा, बट देन आई वांट टू आस्क दिस, है ना, और टू द वायलिनिस्ट हिमसेल्फ, है ना, कि सर जब ये ऐसा बताते हैं कि आप प्यार हो गया, यू फॉलन इन लव, तो वायलिन ही क्यों बजते हैं? वो डिपिक्ट किया गया है वैसा फिल्मों के अंदर। आई डोंट, मे बी इट्स क्लोजर टू द ह्यूमन वॉइस। इज इट? हाँ, और दूसरी धारणा जो है वायलिन के बारे में कि वायलिन इज सपोज टू बी प्लेड व्हेन एज यू सेड इन लव और इफ समवन इज सैड। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर इट कैन बी प्लेड इन फॉर इन हैप्पीनेस ऑल्सो। बाकायदा उस तरह के पीसेस हैं जो एकदम एलिवेट कर दे किसी को। लेकिन हाँ, वो मे बी वो विजुअल वैसा लाते हैं कि भाई वो रोमांटिक है तो वायलिन उसको वैसे प्रमोट किया गया है, और उस तरह के पीसेस कुछ हुए हैं तो इट कनेक्ट कर पाता है शायद उससे, शायद, मुझे नहीं पता। ये आपने सेकंड थिंग बोली, लाइक व्हाइल वन इज सैड, तो ये तो मुझे लगता है एक्चुअली द वेरी साउंड ऑफ वायलिन, मे बी, अब मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट देन जैसे कि मैं आपसे बैक स्टेज जिक्र कर रही थी कि प्यारे लाल जी को जब मैंने एक शो में सुना था वायलिन बजाते हो ना, आई हैड टीयर्स इन माई आईज, लाइक दे वर लाइक माई टीयर्स वर रोलिंग डाउन। सो दैट मतलब इतना डेप्थ वायलिन के म्यूजिक में, साउंड में होता है कि यू कैन एक्चुअली, यू कैन फील सैड, अगर आप सैड नहीं भी हो तो ना, आपको कहीं से वो सैडनेस आएगी या नहीं। वो डेप्थ जो आप कह रही है ना, वो म्यूजिशियन के अंदर होती है। अगर थोड़ा भी अलग तरीके से बजाया जाए ना वायलिन, इट विल साउंड ऑफुली बैड। या मतलब स्क्रीची लगता है कि यार बंद कराओ इसे ऐसे। वो जो और जो इमोट करता है ना म्यूजिशियन, उसमें उसके अंदर की चीज वो उसको इमोट वो जाती है बाहर। उसके अंदर की चीज जाती है मींस द उसके अंदर का उसका इमोशंस वो उसके थ्रू वो एक्सप्रेस करता है अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मींस व्हाइल प्लेइंग ही वाज सैड, वो उसको फील करते हैं उस चीज को। ओके। अभी जैसे रा री रा 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 री रा रा, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। दा रा 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 ता रा री रा 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 री। ये चेंज हो गया, इसका अंग चेंज हो गया, है ना। दैट्स रियली वाओ। तो वैसे होता है। आई कैन जस्ट फील दैट शिफ्ट। या सो इट इज द पर्सन कि वो कैसे इमोट कर रहा है। एंड टू इमोट एन एन इंस्ट्रूमेंट, अगेन एनी इंस्ट्रूमेंट, जैसे विक्रम जी कह रहे थे कोई भी साज बोलता है, टू इमोट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अ म्यूजिशियन इज वेरी डिफिकल्ट। सिंगर्स
दे हैव द टूल ऑफ विच इज कॉल्ड लिरिक्स। शब्दों के थ्रू बोल सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। म्यूजिशियन के पास शब्द नहीं है, उसके पास नोट्स है, साउंड है, उसके थ्रू उसको, अब आपने कहा कि मुझे समझ में आया ये बात, है ना, कि मैंने वैसे गाया उस चीज को, तो वो उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो उसको कहने का हक नहीं है कि मैं अभी इस अंग को बजाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको फील करवाना चाहिए, वो डिफिकल्ट है। तो सर जैसे जो म्यूजिशियन होते हैं, और मैं तो वायलिन की ही बात करूँगी बिकॉज मेरी तो बहुत क्लोज टू हार्ट है। तो जैसे वायलिन बजाने में जितनी साधना है ना, अब सिंगर को तो उतनी साधना जनरली, मतलब आई कैन लाइक, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है और कोई ऐसे ही जाके गा रहा है तो उसको तो ज़्यादा ना सीखना, उतनी साधना नहीं करनी पड़ी है। बट देन तो फिर जो मैं विक्रम जी से भी पूछ रही थी कि ऐसा क्यों है कि जो ज़्यादा इतनी मेहनत, इतना रिगरस एक्सरसाइज कर रहा है, किया है, और तो क्यों वो कहीं ना कहीं अलूफ हो जाते हैं व्हेन द सिंगर कम्स इन टू प्ले। मतलब उनको दर्शक का जो फोकस है वो सिंगर पर रहता है, या जो गाना होता है वो, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वो गाना उस सिंगर का होता है जो सिंगर ने गाया है। मे बी उसका जो सोल था वो वायलिन था, या वो कोई और फ्लूट था, पर वो उसका हो जाता है सिंगर का गाना। ऐसा क्यों होता है, एंड हाउ फार इट इज जस्टिफाइड? जस्टिफाइड एज इन बिकॉज सिंगर उसको पेश कर रहा है सामने खड़े रहकर, वो फोर फ्रंट पे है, वो दिख रहा है, हम पीछे हैं इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, हम उसको बैक कर रहे हैं। तो चूंकि वो सामने खड़ा है, गा रहा है, शब्दों से गा रहा है, सुना जा रहा है, लोगों का देखा जा रहा है, तो हमेशा उसको पहले सराहा जाएगा, है ना। तो और इंस्ट्रूमेंट, अनलेस एंड अनटिल किसी इंस्ट्रूमेंट का सोलो पार्ट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और वो अगर आगे आ जाता है बजाने के लिए, तो उसके पर आपका ध्यान चला जाएगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट है। वेयर इज इट इज ऑलवेज द, ये एक चलन है, इसका कुछ वो नहीं कर सकते, ऐसे ही है। ओके, सो कैन यू रिलेट इट टू द रियल लाइफ आल्सो, कि यार रियल लाइफ में भी ऐसे होता है? हाँ मतलब काफी हद तक होता है। अच्छा, हाँ लाइक आपके साथ हुआ है? हाँ मतलब होता है कभी कभी ऐसे कि, बट देन मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि हम आज सिर्फ म्यूजिशियन से उनको सुनने के लिए आए हैं। बाकायदा मिला हूं कि यार आज म्यूजिशियंस कौन है, ये म्यूजिशियन है, इनको सुनना चाहे। सिंगर्स हम सुनते हैं, म्यूजिशियंस को सुनना है। सो वो उसकी तादाद कम होती है, वो मोमेंट कम होता है, लेकिन होता है, बाकी ठीक है। सर हमने आपका आती क्या खंडाला वाला जो सॉन्ग में जो आपका पीस था वो हमने सुना, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। उसके बारे में एक्सपीरियंस, मैं एक रिकॉर्डिंग में बिजी था कहीं, किसी रिकॉर्डिंग में, तो मैं जब घर पे आया तो मुझे कहा गया कि एक फ़ोन आया था, सनी सुपर साउंड स्टूडियो जो है धर्मेंद्र जी का स्टूडियो है, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि ज़रा फ़ोन कर लीजिए देखिए क्या है। तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे वहाँ पर एक ने कहा कि संजीव एक सोलो है, अभी आ जा। कहाँ पर है तू? मैं घर पर हूँ, अभी आ जा। तो मैं स्टूडियो पहुँचा, आमिर खान साहब बैठे थे वहाँ पे, उनकी डबिंग होने वाली थी, तो मुझे पीस बताया गया कि छोटा सा पीस है, तो वो पीस रिकॉर्ड किया मैंने। और गाना जब सुन रहा था मैं, जब हेडफोन्स में गाना दिया था तभी मुझे अच्छा लग रहा था कि अच्छा है गाना, मस्ती है गाने में, लिरिक्स उस तरह के हैं ज़रा। एंड देन उसके बाद वो रिकॉर्ड हो गया, एंड देन आमिर खान साहब आया, उन्होंने फिर डबिंग की, काफ़ी अच्छी डबिंग की उन्होंने, अच्छा लगा मुझे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। ओके, जैसे कभी ऐसे होता है कि कोई कंपोजर ने आपको बताया कि ऐसे ऐसे म्यूजिक है, ये है वो है, तो कभी लगा हो अरे यार मैं इससे अच्छा तो मैं कंपोज कर देता हूँ, मतलब यार इससे अच्छा तो मैं बताता, ये तो ठीक से नहीं हुआ, ऐसा कभी फील आता है, आया है? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, कभी अच्छा। नहीं, बिकॉज हाँ कभी कभी हम जब कोई एड्स के लिए जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तभी हमसे कभी कभी कह देते हैं उन लोग कि आप ये एड है, आप इसमें देखिए आपको क्या करना है। अच्छा। तो वो वहाँ पर हमको थोड़ा
खुद से कंपोज करना पड़ता है कि ये इस तरह से करें क्या, बट मोस्टली अच्छा करके लाते हैं उन लोग। ओके। यस यस। तो आपका फेवरेट वर्क कौन सा है जो आपने अभी तक लाइफ टाइम में किया है कि आपको लगता है यार ये मेरा जो है मास्टरपीस वर्क है? मेरा खुद का तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, बट लेकिन एनी वन ऑफ योर फेवरेट, मतलब जो आप ही का मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको जो लगता है नहीं यार दिस वाज गुड। जो मैंने सोलोज बजाए हुए हैं, एनीथिंग, सोलोज या बॉलीवुड में। अब एक इसी साल की बात है, अप्रैल महीने की बात, अप्रैल मई, एक शो की रिहर्सल चल रही थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की शो की। तो उस शो में प्यारे जी बैठे थे, सब सब थे, सुदेश भोसले जी थे। तो काटे नहीं कटते ये गाना रिहर्स हो रहा था। तो उसमें वायलिन सोलो है। तो वो खड़े होकर मैंने वायलिन सोलो बजाने की कोशिश की और वो बज गया मुझसे, ठीक ठाक सा आ गया। तो वो प्यारे जी ने मुझे आशीर्वाद दिया उस चीज़ को लेकर। और वो मेरे करियर की एक बात ऐसी है जिससे मैं मुझे ऐसा, अभी आपने जो सवाल पूछा मुझे ऐसा लगा कि उसका जवाब देना चाहिए, तो यही है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं अच्छा। जो कहें कि हाँ ये अच्छा बजाया था, नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके। तो मतलब यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मास्टर। I hope I hope I get it, and I hope I get it right on mic. ओके। Yes. अच्छा। हाँ, बिकॉज क्या होता है, जो आप फील करते हैं ना, जो भी नोट्स हैं जो आपको दिए गए, जो आपने फील किया अंदर, उसको हाथों पे लाना और उसको साउंड कराना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप बेशक फील कर लोगे कि मुझे इसको इस तरह से इमोट करके ऐसे बजाना है, मुझे ये नोट्स ऐसे लेकर ऐसे करके इधर ये नोट को ऐसे करके ऐसे जाना है, उसको बाकायदा लाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके। तो जब जैसे हर आर्टिस्ट को ये जो थॉट आता है कि मतलब मेरा एक मास्टरपीस हो, है ना, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा मास्टरपीस बन गया है। हाँ, मतलब वो उस लेवल के आर्टिस्टों को वो वैसा मिल भी जाता है। हमको तो कभी कभी कुछ मिल गया तो हमारा यही रहता है, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं मस्ती में कभी कभी कहता हूँ वो बच गया और मैं बच गया, बस। बाकी तो कुछ भी नहीं। और मैं कुछ मॉडेस्ट नहीं बन रहा हूँ, चूंकि वायलिन बजाता हूँ और इतने साल हो गए वायलिन बजाते हुए, और चूंकि ये बात समझ में आई है वायलिन के बारे में कि ये समझ में नहीं आने वाला है, ओके। ये बात समझ में आ गई है मेरे, इसलिए आई हैव लेफ्ट इट टू दैट कि हाँ अगर ठीक आ गया तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। तो सर वो सिमिलर टू वायलिन इज एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जो बिगर वर्जन ऑफ द ऑफ वायलिन, या द वायलिन फैमिली के अंदर है वायलिन, वियोला, चेलो एंड डबल बेस, ये एक फैमिली है। ऑलराइट। जैसे ग्रैंडफादर, फादर, बड़ा भाई और छोटा भाई, ऐसे। तो वो अलग, उसकी ट्यूनिंग अलग होती है, उसका प्लेइंग अलग होती है, तो वो अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, मुकेश जी का जो गाना है जाने कहाँ, उसमें वायलिन सोलो रा 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 रा, दे रा 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 रा, ये वायलिन नहीं बजा है, ये वियोला बजा है। It was Oh, played that on big viola, thing. the slightly bigger than violin. Okay, okay. Violin is this, viola is like this. Okay. Cello is this, and this is double bass. अच्छा, डबल बेस which was in युवराज। Did they use that when she was playing that? That is cello. दैट इज That's cello. ओके। Yeah. तो वो क्या है, इंडियन It's a family of string family. ओके, स्ट्रिंग। Yeah, a violin family. सो वो उसका साउंड और वायलिन का साउंड, व्हाट इज द डिफरेंस? उसकी ट्यूनिंग अलग होती है, वो ज्यादा बेस लोअर नोट्स में जाता है। जैसे तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, वो ऐसे लो जा सकता है। तो वो मैच करने के लिए वो वैसे कंपोज किया जाता है। ओके। वो एक अलग साइंस है उसका, एक अपना, वेरी डिफिकल्ट टू राइट द पार्ट्स एंड टू गेट इट राइट। एंड इट्स ऑल्सो इट्स अ सेम फैमिली, राइट। तो ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हम ऐसे बजाते हैं, वो ऐसे बजाते हैं। हाँ हाँ। तो बहुत मुश्किल है, वो ही कुछ मतलब वो सो जनरली आई हैवंट सीन इट ऑन द स्टेज। वी यूज समटाइम्स ऑन स्टेज। रिकॉर्डिंग्स तो खैर बहुत होती थी, ओके अब जाके थोड़ा स्टेज पे कम हुआ है। ओके। एंड टेल मी अबाउट दैट इलेक्ट्रिक वायलिन। इलेक्ट्रिक वायलिन इज
इलेक्ट्रिक वायलिन का अपना एक साउंड है, बिकॉज उसको प्लग इन करते हैं, उसमें मेटेलिक साउंड ज़्यादा मिलेगा आपको। वुडन वायलिन जो है, जो लकड़े से बना है, उसको वैसे बना है, उसका अपना एक टेक्सचर है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत टेक्सचर है। ये मेटेलिक साउंड करेगा ज़्यादा, वो स्टेज पे परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत यूज़ होता है। तो इन अ वे इट्स गुड, नाइस, वो रीच आउट ज़्यादा करता है। तो सर, हमें आपसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है वायलिन के बारे में, एंड होप कि आपको आपका मास्टरपीस बहुत जल्दी मिल जाए। मिल जाए और बच जाए मुझसे। और आप बच जाएं। हाँ, मैं हमेशा यही मानता हूँ। जी। So sir, thank you for this Thank you beautiful so much. conversation. Thank you, pleasure. And thank you for coming to my Thank you show. very much. Thank you.